मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने कहा, राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष उद्देश्य से अनुदान और कई जो सहायता योजनाएं भी लागू की गई हैं। राज्य को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने और देहरादून के आईटी पार्क में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के पीछे भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले न बने, आने वाले समय में वो सभी नौकरी देने वाले बने। सुंदरम जी ने पूरा हमारा जो अभी 2 हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, एक हवालबाग अल्मोड़ा में और दूसरा पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में 2 सेंटर हमारे अभी संचालित हैं। लेकिन हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी ये सेंटर हमारे राज्य के सभी 13 जिलों में स्थापित होने चाहिए और जल्दी हम इनको 13 के 13 जिलों में स्थापित करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक युवाओं को वहां पर प्रशिक्षण मिल सके। मेरे प्रिय युवा साथियों से ये कहना है कि हमारे देश की वो सबसे बड़ी ताकत है। ये समय केवल सपने देखने का ही नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं पीछे हमारे युवा भी बैठे हुए हैं। ये सपने देखने का ही नहीं है, बल्कि सपनों को साकार करने का भी समय है। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके माध्यम से मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये हमारे कुछ युवा नहीं है, ये बहुत सारे युवाओं के हमारे प्रतिनिधि हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर आज भराड़ीसैंण में सुबह टहलने निकले और साथ ही इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर फीडबैक भी लिया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के और गुणवत्तापूर्वक कार्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। तो अफसरों के साथ मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी निकले और बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया और जो विकास कार्य बद्रीनाथ में चलाए जा रहे हैं उन्हें तेजी के साथ पूरा करने और साथ ही तमाम विकास कार्यों में एक गुणवत्ता बनाकर रखने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। और साथ ही सीएम धामी की तरफ से साफ निर्देश देते हुए कहा गया है कि तमाम जो विकास कार्य हैं उनकी गति बढ़ाई जाए, गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अफसरों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले और मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने तमाम विकास कार्यों का जायजा भी लिया, फीडबैक भी लिया और यहां तक कि गुणवत्ता बनाकर रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है। 20 नवंबर को मतदान होना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से मतदान की अपील की है और जनता से वोट मांगे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि मतदाता बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की इस सीट पर जीत होगी। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार आम जनता के हित को लेकर कोई ठोस कदम उठा नहीं रही, कानून व्यवस्था लचर है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। इसके अलावा केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनाए जाने वाले मंदिर को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से कोई मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, केदारनाथ जैसे क्षेत्र में बीजेपी शराब परोसने का काम कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अब सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया गया है और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की गाड़ी से क्षेत्र में शराब बांटी जा रही थी। देखिए, नाराजगी है सरकार से और बदलाव का माहौल दिख रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार तो लगी फरमान जारी कर रही है, जिस तरह से जन विरोधी फैसले ले रही है, जिससे जन समस्याओं की
लगातार अनदेखी हो रही है। विकास थम चुका है। केदारनाथ विधानसभा के चुप्ता क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पार्टी कार्यकर्ताओं के वाहन से शराब पकड़ी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाहन में शराब पकड़कर हंगामा काटा और केदारनाथ उपचुनाव के बीच बीती रात तल्ला नागपुर के चोपता में शराब बरामद होने की घटना से सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की शराब बताकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और इन सब पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की गई है। साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि कल चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थमने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं को अलग अलग जगह कर रहे प्रचार प्रसार से तुरंत हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी के साथ हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से वहाँ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी भाजपा के आरएसएस के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं वोटर के ऊपर, हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाए। चुनाव आयोग की भी क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर वो इसको नहीं रोकेंगे तो वो भी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। ऐसे में मतदान कराने को लेकर दूरस्थ क्षेत्र की 7 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इन पोलिंग पार्टियों को अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान से जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहवार की देखरेख में उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उन्होंने सभी कर्मियों से निर्वाचन प्रक्रिया को आपसी समन्वय और निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने को कहा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। तो वहीं काशीपुर में पतन पार्क का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने के लिए 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर में हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी ये अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया लगभग 25 लाख की लागत का, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बन के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो EWS के फ्लैट्स बनने थे वो भी काम चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर शहीद स्थल झूला घर पर कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद भी किया गया। इस मौके पर देश के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है और देश के विकास कार्यों में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने प्राणों की आहुति दी है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस वर्ष भी हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री
जो इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनका जन्मदिवस हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे इस देश के जो महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आज़ादी से लेकर इस देश के विकास के लिए जो योगदान दिया है, उसे समय समय पर याद करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इन महापुरुषों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, जबकि हमारे इतिहास या हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं उन सब लोगों को भूलते जा रहे हैं। मेरा आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, जो इस देश का भविष्य है, उनसे अनुरोध है कि इन महापुरुषों के जीवन पे प्रकाश डालें, उन्हें पढ़ें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कुछ ना कुछ तो कार्य करें, जिससे ये देश और विकास की ओर जाए। और इस देश की जो महिलाओं को जो सम्मान इंदिरा गांधी जी ने दिया था, वो सम्मान आज पूरे देश में फैल चुका है। पूरे देश में कहीं प्रधान से लेकर आज हमारे विधायक, सांसद महिलाएं हैं। ये इंदिरा गांधी जी की देन है और महिला आरक्षण की जो बात है वो कांग्रेस की देन है। और महिलाओं को आगे करने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही और इसी प्रकार आगे भी। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान ये कहा कि उत्तराखंड में चारधाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही इसके लिए सरकार को शीतकालीन चारधाम यात्रा भी शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिन्हित कर उनकी यात्रा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग चारधाम यात्रा में सीमित लोगों को आने देने की बात कहते हैं, वे गलत है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा पर आएंगे, उतना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा और राज्य के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है, उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। उत्तराखंड के लोक और न्याय देवता गोलजू की संदेश यात्रा प्रदेश भर में चल रही है। आपको बता दें कि गोलजू संदेश यात्रा का अल्मोड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 4 नवंबर से चंपावत के गोरल चौड़ मंदिर से शुरू हुई यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सैकड़ों स्थानों पर होकर आज अल्मोड़ा पहुंची है। साल 2022 में शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य न्यायकारी लोक देवता गोलजू के गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के सैकड़ों मंदिरों को गोलजू सर्किट के तौर पर विकसित करना है। और यात्रा आयोजकों का ये मानना है कि गढ़वाल और कुमाऊं को संस्कृति के तौर पर एकता के सूत्र में बढ़ने के लिए इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। इस बार वर्तमान में जो गढ़वाल के क्षेत्र रहे थे उसमें 21 को हमने चिन्हित किया था जहां यह यात्रा जानी थी। और जब गढ़वाल क्षेत्र में ये यात्रा गई तो कुमाऊं का देवता आ रहा है करके वहां पर जो भव्य स्वागत हुआ है, तो उसमें कम से कम नहीं तो 80 से ऊपर स्थानों पर वो यात्रा गई जो बिना योजना की थी। तो इस यात्रा का संदेश यही है कि ये देवभूमि है जहाँ साक्षात देवी देवताओं का वास है। तो इसमें संदेश केवल एक यही है कि उत्तराखंड को अगर जोड़ने का अगर कोई काम कर सकता है, संस्कृति ही कर सकती है और यहाँ के देव ही कर सकते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय ऋषिप्रणा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी को आम जनता की करीब 100 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी को प्राप्त ज़्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी एवं घरेलू विवाद से जुड़ी हुई थी। जिलाधिकारी ज़्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करते नजर आए, लेकिन ऐसी कोई शिकायतें भी जिलाधिकारी को प्राप्त हुई हैं जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता की परेशानियों का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। लगभग 100 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ ग्रीवेंसेस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं। तो सभी डाइवर्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं।
तो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे और ऑन द स्पॉट निस्तारण जितनों का हो सके उतना बेनिफिशियल है। और जिसमें कुछ फैक्ट चेक चाहिए होते हैं, उसमें कुछ टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं स्थल इंस्पेक्शन के लिए। सो उसमें भी हम टाइम बाउंड करते हैं। जैसा पूर्व में भी शेयर किया था कि हमारा लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका प्रोटोटाइप रेडी हो गया है और अभी कुछ एग्जामिनेशन स्टेज पे है, जिसमें सारे पटलों के और विभागों के नाम अपलोड किए जा रहे हैं। LUCC के बाद अब बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड पर ग्राहकों के करोड़ों रुपए जमा कर वापस नहीं लौटा रही है। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक और एजेंट दोनों परेशान हैं। श्यामपुर क्षेत्र के दर्जनों लोग इकट्ठे होकर ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे। यहां पर उन्होंने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर संस्था पर कानूनी कार्रवाई करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अब मामले में जाँच शुरू की है। कोतवाली पहुंचे हुए हैं। इन्होंने अंदर जो हमारे SI साहब बैठे हुए, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या होती है वो अभी देखने वाली है। इससे पहले भी हमारे बतरे लोग एजेंट लोग आए हुए हैं, जिसमें क्या है हमें उस हिसाब से वो नहीं मिल पाया है। यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में ऋषिकेश गुमानी वाला ऋषिकेश एरिया में कम से कम 500 लोगों का पैसा है, करीबन 5-7 करोड़ रुपए यहाँ पे गबन किया हुआ है। और ऑल ओवर उत्तराखंड में इन लोगों की ब्रांच थी। ठीक, देहरादून में भी ब्रांच है, कोटद्वार में भी ब्रांच है, पोटा साहिब में भी ब्रांच है, गुमानी वाला में हमारे पास भी ब्रांच खुली हुई है। तो करीबन टोटल अमाउंट ऑल ओवर उत्तराखंड में 20 करोड़ समथिंग का गबन किया हुआ है इन लोगों ने। इसमें ये 3 लोग जो मेन हैं, बोरा जी हैं, नेगी जी हैं यहाँ पे लोकल पांडे ब्लाट के, और एक इनका पार्टनर पहले भी भाग चुका है। जिला देहरादून के SDM सदर हरिगिरी ने सरकारी अस्पताल ऋषिकेश का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नज़र घुमाई और ख़ास तौर पर उन्होंने 16 नवंबर से चालू हुए ICU वार्ड को देखा। ICU में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी भी ली। ICU में भर्ती 5 मरीजों से उनके हालचाल भी जाना, बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए। मौके पर पंजीकरण के लिए लग रही लाइन को देखकर उन्होंने पंजीकरण की व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए भी कहा। SDM सदर हरिगिरी ने यह बताया है कि अस्पताल में काफ़ी लंबे समय से ICU बंद था, जिसे शुरू करने के प्रयास किए गए और इसका नतीजा है कि 16 नवंबर से ICU शुरू हो गया है और अब ICU में भर्ती मरीज को लाभ मिल रहा है। परीक्षण के दौरान CMO संजय जैन ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इस पर पूरा फोकस भी है और साथ ही प्रयास भी इसे लेकर लगातार किए जा रहे हैं। अस्पताल में मौजूद तमाम सुविधाओं का लाभ मरीजों को मिलता रहे, इसके लिए तमाम प्रयास हमारी तरफ से किए जा रहे हैं और इसके लिए समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण किया जाता रहेगा। विगत माह में DM सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक ICU का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो ICU है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए DM सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल ICU था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूँकि बताया था कि हमने आपके निर्देश के क्रम में फंक्शनल कर दिया है ICU, तो ICU किस तरह से काम कर रहा है इसी को देखने के लिए DM सर ने मुझे और SDM ऋषिकेश और CMO साहब को भेजा है और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा ICU है फंक्शनल है, इसमें पेशेंट्स भी हैं और कुछ पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गए इलाज पाने के बाद। आज भी 5 मरीज हैं जो ICU में एडमिट हैं और वो अपने आप को ICU के लाभ प्राप्त करने का बेहतर महसूस कर रहे हैं। SP देहात में अब रुड़की सिविल लाइन कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के दस्तावेजों, हथियारों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिविल लाइन रुड़की का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें थाने पर उपलब्ध संसाधनों, जिनमें मुख्य रूप से हमारे अस्त्र शस्त्र, उनके लगातार रख रखाव की स्थिति कैसी है और उनकी साफ़ सफाई नियमित हो रही है या नहीं, साथ ही अभिलेखों को अद्यतन किया जा रहा है या नहीं, उनका रख रखाव कैसा है, जो हमारे थाना कार्यालय हैं उनका कार्यकरण और नेटवर्क की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें की समीक्षा की जा रही है। हमारे जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक उपाय होने चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या वर्तमान में प्रगतिशील हैं। जैसे सांसद निधि से अभी एक
कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में कुछ भवन निर्माण के कार्य प्रस्तावित हैं, जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। उसके अनुरूप एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा सभी थानों से जानकारी जुटाई गई और उनसे मांग पत्र मांगा। खबर रुड़की से है, जहां आज फिर एक अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद मां ने दम तोड़ दिया। जैसे ही महिला की मौत की खबर परिजनों को मिली तो परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि रुड़की में जगह जगह मौतों के अस्पताल खुले हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी जन्म देने के बाद एक महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और अस्पताल को सील करते हुए अन्य अस्पताल पर भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया था, जिसमें यह अस्पताल भी शामिल था, जिसमें आज 23 साल की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ सुबह डिलीवरी के लिए आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ चाहिए, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफ़र कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने, तो बॉडी में कुछ नहीं। कब लेके आए थे आप? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कब लेके आए थे आप? सुबह। तो क्या बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देखते हैं, अभी तक गया है, गोली निकल गया है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर, बताया आपको? डॉक्टर को बताया नहीं, तो डॉक्टर तो सब भाग गए यहाँ से, सब स्टाफ भाग गए। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते कि इनके ऊपर केस हो, ये हॉस्पिटल बंद हो। अब यहाँ मौजूद नहीं है कोई संचालक? नहीं है संचालक, कोई नहीं है। वैसे तो आप हर दिन आए दिन जो है मामले सुनते रहते होंगे कि हॉस्पिटलों में मरीज जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस तरीके की हम बात करें तो ईदगाह चौक के समीप इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर जो डायमंड हॉस्पिटल है उसके बाहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज सुबह एक ताज़ा मामला हुआ है कि यहाँ पर एक जो प्रेगनेंसी महिला थी वो यहाँ पर आई थी, जिसको जो ऑपरेशन के बाद उसकी डिलीवरी की गई थी। डिलीवरी के बाद जो परिजन है उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको बताया नहीं कि यहाँ पर जो डिलीवरी हुई उनको क्या, जो बच्चा हुआ है कौन हुआ है, जो महिला है और जो बच्चा है वो स्वस्थ है या नहीं। उनको ये तो बता दिया गया कि स्वस्थ है, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया गया कि उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ समय पहले भी एक ईदगाह चौक के समीप एक हॉस्पिटल था, जिसमें डिलीवरी के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है जो चिकित्सक थे, जो यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, वो अपनी नींद से जागे थे और उस हॉस्पिटल को सील करते हुए और अन्य हॉस्पिटलों पर भी यहाँ पर जो जुर्माना लगाते हुए बंद किया गया था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो रुड़की के अंदर लगातार जो है इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, जिन पर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो आंखें मूंदे बैठे हैं। आज भी ये मामला यहाँ पर हुआ है, जो डिलीवरी के बाद महिला की मृत्यु हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार जो मृत्यु का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है जब कोई मामला हो जाता है उसके बाद जागते हैं, लेकिन उससे पहले जो उनका चेकिंग अभियान है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीके से अब यह मामला हुआ है, अब देखना होगा कि रुड़की के अंदर जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो अन्य और हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनमें डॉक्टर बैठते हैं या नहीं बैठते, उन पर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच कर पाएंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो कब तक यहाँ पहुँचते हैं और जो अन्य हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर तक नहीं बैठ रहे हैं वो उन पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र टीवी, रुड़की।